ठीक है बच्चे, चलो सबसे पहले हमें ये कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई। बच्चे सिर्फ डायग्राम से समझना और सीधा एग्जाम्पल, अपने आप सब कुछ समझ में आएगा। और जो जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं आप लोग साथ साथ उनको बोलना। सबसे पहले ये आपको कह रहा है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये मैंने आपको बताया कि टाइम ऑफ सप्लाई एक ऐसा पॉइंट है जो आपको ये बताता है कि आपने गुड्स या सर्विसेज या तो दे दी या आपने देनी है, किस टाइम देनी है। दूसरा आपको ये बताएगा कि आपने कौन सी टैक्स की रेट लगानी है, कितनी वैल्यू पे लगानी है और किस दिन आपने टैक्स पे करना है। जैसे आपने जीएसटी में पढ़ा है कि मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे आप टैक्स पे करते हो, मंथली या क्वार्टरली करते हो, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। फिर जब हमने कंपोजिशन स्कीम की बात की थी तो उसमें कब करते थे बच्चे, कंपोजिशन में टैक्स कब पे करते थे, क्वार्टरली बेसिस पे। गर्ल्स याद है या भूल गए हो? भूल गए? यस मैम, याद है। हाँ कहने में क्या जा रहा है। चलो इसके सेकंड पेज पे आ जाओ। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। याद रखना जो सारे रूल्स गुड्स के ऊपर है वही सारे गुड्स सप्लाई के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर है। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये कह रहा है ये ऐसा पॉइंट है जो हमें या तो बताएगा कि सप्लाई कब हो रही है या सर्विसेज कब हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हम गुड्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मल चार्ज यानी कि फॉरवर्ड चार्ज ये कह रहा है, दूसरा रिवर्स चार्ज, तीसरा फिर कह रहा है वाउचर्स के बेसिस पे, और चौथा कह रहा है रेजिडुअल बचे खुचे प्रोविजंस। वो बचे खुचे भी देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज की। फॉरवर्ड यानी कि जिसमें सप्लायर रजिस्टर्ड है, नॉर्मल चार्ज। अब इसके सीधा डायग्राम पे आइए बच्चे। नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। जब आपके पास आप गुड सप्लाई कर रहे हो, नॉर्मल चार्ज के अंडर कर रहे हो, तो आपने टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानना है, अर्लियर वाला। कौन सा अर्ली, या तो जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया, आई रिपीट, जिस दिन इनवॉइस यानी जिस दिन आपने बिल इशू किया, किसने, सप्लायर ने, या तो जिस दिन सप्लायर ने बिल इशू किया या फिर बिल इशू करने के लिए 30 दिन का टाइम होता है। जिस दिन आप अपने बिजनेस से गुड्स को भेज रहे हो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको बिल इशू करना होता है। दोनों में से जो भी पहले हो वो, या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, वो आपने समझ ही लिया है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये देखो वही दो पॉइंट्स आ गए, या तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा गया हो या फिर आपके बैंक अकाउंट में, सप्लायर के बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हो, इनमें से जो पहले। अब सीधा इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। बच्चे क्लियर है ये चीज? ये इतना डिटेल में लिखा हुआ है, इतना पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ टू द पॉइंट करना है आपने। बोलो बच्चे। पहला पॉइंट, नॉर्मल चार्ज। नॉर्मल चार्ज में आपने क्या क्या कंसीडर करना है, मैंने आपको 3 चीज़ों की बात कही थी। पहला, सप्लाई कब हो रही है, दूसरा इनवॉइस आप यानी बिल कब इशू कर रहे हो, तीसरा पेमेंट कब कर रहे हो, जो सबसे पहले हो। ठीक है, पहला इसने इनवॉइस की बात की है, आप बिल किस दिन इशू कर रहे हो, दूसरा आपके पास पेमेंट किस दिन रिसीव हो रही है। अब बाकी सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सीधा आ जाओ इसकी आगे एग्जाम्पल पे। ये कह रहे हैं लास्ट डेट, जो नेक्स्ट पेज पे बच्चे आपके पास है 1 to 9 पेज पे, लास्ट पेज बाय विच इनवॉइस हैज टू बी इशूड, यानी जब तक इशू कर दिया जाना चाहिए था। अब ये कह रहा है या तो गुड्स की मूवमेंट होएगी, हमने पहले भी पढ़ा है मूवेबल गुड्स और इमूवेबल गुड्स। अब ये कह रहा है जब मूवेबल गुड्स हैं तो या तो आप गुड्स को अपने बिजनेस से भेजने से पहले बिल इशू कर दोगे, या फिर जब जिस दिन अपने गोडाउन से गुड्स भेज रहे होंगे उस दिन, तब तक आपका बिल बन जाना चाहिए। आई रिपीट, या तो जिस दिन आपके पास ऑर्डर आया या तो आप उसी दिन इनवॉइस इशू कर दो, उसके 4 दिन बाद आप रिसिपिएंट के पास सप्लाई भेज दो। दूसरा, आपके पास 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको बिल इशू करना ही करना होता है, यानी कि या तो सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पर आपको बिल बनाना ही बनाना है। दूसरा कह रहा है कि अगर हमने इमूवेबल गुड्स की बात करनी है, जिनको मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब जब आप उन गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो, सेम वही केस, या तो उससे पहले या उस टाइम पे। यहाँ पे जो आपकी एग्जाम्पल है प्लीज़ इसको ध्यान से देखना। ए ने गुड्स बेची हैं वाई को 2 लाख रुपए की, ए सप्लायर और बी वाई रिसिपिएंट।
इनवॉइस इशू किया 15 जनवरी को, डेट ऑफ इनवॉइस क्या आ गई 15। ठीक है बच्चे, यहाँ तक ठीक है। यस मैम। सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखो, स्क्रीन आप जूम कर सकते हो। 15 तारीख को आपने इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है। पेमेंट रिसीव हुई 31 जनवरी को। एक एक करके लिंक करते चले जाओ। सबसे पहले ये आपको कह रहा है कि इनवॉइस इशू किया, देखो 2 पॉइंट तो आ गए, इनवॉइस वाला और पेमेंट वाला। 15 जनवरी और 31 जनवरी, हमने हमेशा अर्लियर की बात करनी है। 15 और 31 में से पहले कौन सा आ रहा है? 15 जनवरी। तो अभी तक टाइम ऑफ सप्लाई कितना बना? 15 जनवरी। उसके बाद कह रहे हैं गुड्स हमने सप्लाई करी हैं 20 जनवरी को। अब 15 और 20 में से पहले कौन सा है? 15 जनवरी। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन गया? 15। अब इसका जो एक्चुअल रीजन है उस पे आओ। देखो सबसे पहले कह रहे हैं इनवॉइस दिया 15 को, मान लो ये लाइन हमें दी ही नहीं हुई, काट दो इस लाइन को। पेमेंट रिसीव हुई 31 को, 2 लाख रुपए वाई ने ए को दे दिए, ठीक है। गुड सप्लाई की 20 जनवरी को, यानी कि एक्चुअल सप्लाई की डेट मैंने बोला था फर्स्ट पॉइंट। सप्लाई किस दिन हो रही है? 20 को, यानी कि जिस दिन सप्लाई कर रहे हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर बिल इशू हो जाना चाहिए था। या तो ऑर्डर मिला या फिर जिस दिन आपने सप्लाई की। किस दिन की? 20 को, लेकिन बिल तो आप इशू कर चुके हो 15 को। अब आपने दो दो पॉइंट्स को लेके चलना है, सप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट। सप्लाई, इनवॉइस, पेमेंट, इस प्रोसेस को याद रखना। ये जो सीक्वेंस है इनका, ये आपको याद रखना है। सप्लाई हुई है 20 को, इनवॉइस बना है 15 को, दोनों में से पहले कौन सा है? 15। फिर 15 वाला और पेमेंट रिसीव हो 31 को, 31 और 15 में पहले कौन सा आ रहा है? 15। तो टाइम ऑफ सप्लाई 15 जनवरी। जो टैक्स लगेगा वो कब लगेगा? 15 जनवरी को लगेगा। क्यों? क्योंकि गुड्स यहाँ पे मूव हो रही हैं। बच्चे क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं रिवर्स चार्ज वाला। रिवर्स चार्ज तो हमें पता है, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं होता, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है, तो वो टैक्स देता है जिसको हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, तो हमने टाइम ऑफ सप्लाई मानना है, वही जो सबसे पहले होगा। क्या सबसे पहले होगा? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, यानी कि एक्चुअल सप्लाई, दूसरा पेमेंट, और तीसरा जब आपने बिल इशू करना है। देखो यहाँ पे टाइम आ गया, 30 दिन के अंदर अंदर हमने इशू करना होता है, ठीक है। अब ये जो इशू वाला केस है ये आपका रिवर्स चार्ज में काम आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसिपिएंट टैक्स देगा। अब देखो आपने करना कैसे है, या तो रिसिपिएंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसने लिख दिया कि भाई मैं पेमेंट कर रहा हूँ, या फिर जिस दिन उसके बैंक से पैसे कट जाएंगे डेबिटेड। क्यों? क्योंकि रिसिपिएंट दे रहा है। अब जो टैक्स पे होगा अब रिसिपिएंट देगा, सप्लायर नहीं दे रहा, क्योंकि सप्लायर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। फिर ये कह रहा है अदर सिचुएशन, भाई जब हम ऐसे ऊपर वाले तरीकों से नहीं निकाल सकते, सप्लाई, डेट या फिर इनवॉइस, इन तीनों तरीके से नहीं निकाल सकते, तो बस ये देख लो कि जिस दिन रिसिपिएंट ने गुड्स रिसीव करी होंगी ना, रिसीव करके जिस दिन अपने बुक्स में डाला, जिस भी दिन डाला, उसी दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो। एग्जाम्पल पे आ जाओ बच्चे, यहाँ पे आप खुद से ट्राई करेंगे, प्लीज़ नकल मत करना। सबसे पहले कह रहे हैं गुड्स रिसीव हुई 15 तारीख को, ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट पे आ जाओ, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसीवर 18 मई। रिसीव कब की? 15 को। बुक्स में कब लिखी? 18 को। दोनों में से, यानी कि ये 4 पॉइंट है, फर्स्ट और फोर्थ को पहले आप लेके चलो। पहला पॉइंट रिसीव की 15 को, बुक्स में एंट्री करी 18 को, दोनों में से पहले कौन सा है? 15। अभी तक टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनता है? 15 मई। 15। उसके बाद हम रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब गुड्स रिसीव की तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर बिल आ जाना चाहिए था। रिसीप्ट कब की? 15 को, तो 15 से आगे 30 दिन लगा लो, 15 जून तक बिल आ जाना चाहिए था। बिल कब आया? 1 जून को, ठीक है। दोनों में से पहले कौन सा है? 15 मई या 1 जून? 15 मई। 15 मई। 15 मई। अभी तक टाइम ऑफ सप्लाई क्या चल रहा है? 15 मई। उसके बाद कह रहे हैं डेट ऑफ पेमेंट, हम तो रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं, यानी कि या तो इसकी बुक्स में लिख गया होगा या फिर इसके बैंक से कट गया होगा। वो कटे हैं 15 जुलाई को,
ठीक है। अब देखो 15 हमारे पास अब तक टाइम ऑफ सप्लाई क्या था, 15 मई। 15 मई या 15 जुलाई, पहले कौन सा आ रहा है? 15 मई। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बना? 15 मई। बोलो भाई, किसी को कोई शक है? नो मैम। नो मैम। इजी है ना? यस मैम। चीटिंग तो नहीं की ना किसी ने? अब आ जाओ वाउचर पे। वाउचर एक आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है। जब आपके पास प्रॉपर बिल विल नहीं है तो आप वाउचर के बेसिस पे एंट्री कर लेते हो। आप ये कहते हो जिस दिन वाउचर दिया, जिस दिन वाउचर इशू किया, उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। वो तब मानोगे जब आपको ये नहीं पता कि वो वाउचर वाली चीज़ आपने यूज़ कब करी है। दूसरा, जब आपको ये पता है कि मेरा वाउचर इस दिन यूज़ हो जाएगा, तो आपको एग्जैक्ट डेट पता है। जब डेट पता है तो वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई। आई रिपीट, वाउचर ये स्पेशली कंपनीज के केसेस में यूज़ होता है। जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी के सिवा परक्यूजिट्स देते हो ना, पढ़ा हुआ है, टैक्स में पढ़ा होगा आई थिंक, परक्यूजिट्स, जो एडिशनल सर्विसेज बिना किसी कैश पेमेंट के आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, तो वहाँ पे एक वाउचर टर्म का यूज़ करते हैं। जैसे उन्हें खाने के लिए दे दिया, जैसे उन्हें सैलून के लिए दे दिया कि इसके आपको पैसे नहीं देने, ये लो हमारी कंपनी का वाउचर, आप जाओगे तो आपको पैसे नहीं देने। अब जैसे आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हो, आपको कुछ ना कुछ वो देते हैं ना, गिफ्ट वगैरह देते हैं कि स्कीम वैलिड अप टू दिस डेट। अब आपको पता है कि किस डेट तक कोई चीज़ वैलिड है। जैसे आपको कैशबैक मिलता है, आपको पता है इस डेट तक ले लिया तो इतने पैसे मुझे वापस मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। यानी कि उस वाउचर की डेट आपको पता है। जब डेट पता है तो टाइम ऑफ सप्लाई, रिडम्पशन ऑफ वाउचर। अगर आपको टाइम नहीं पता, जैसे एम्प्लॉयज़ को खाने के लिए आपने कंपनी की मेस में उन्हें खाने के लिए वाउचर्स दे दिए, तो आपको पता है एम्प्लॉय किस डेट को जाके खाएगा? नो मैम। नहीं पता ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, जिस दिन आपने वो वाउचर इशू किया वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर है बच्चे? यस मैम। रिपीट करना है या क्लियर है? बोलो सारे। मैम क्लियर है। क्लियर है मैम। क्लियर है मैम। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, आपको नहीं पता एम्प्लॉय खाना कब जाके खाएगा, तो जिस दिन वाउचर इशू किया गया वो आपका टाइम। अगर आपको टाइम पता है, जैसे आप कहते हो कि आप इस डेट तक जाके कटिंग करा लो, नहीं तो जैसे आप किसी पार्लर में या सैलून में जाते हो, वो आपको कहते हैं कि हम आपको ये स्कीम दे रहे हैं, अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर आ गए तो ठीक है, नहीं तो ये ऑफर ख़त्म हो जाएगी। तो आपको टाइम पता है, यानी कि वो लास्ट डेट आपको पता है, उस लास्ट डे को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास रेजिडुअल प्रोविजंस। आगे हम करते हैं बचे खुचे प्रोविज़न। भाई ना तो हमें डेट पता बिल की, ना हमें पेमेंट रिसीव करने की डेट पता। मैंने तो ये भी नहीं लिखा कि मैंने अपने बिजनेस में कब उन गुड्स को रिसीव करके अकाउंट्स में लिखा, मुझे कुछ नहीं पता। तो कुछ नहीं पता तब भी टाइम ऑफ सप्लाई तो निकालना है। तब हम देखेंगे कि उस बंदे ने रिटर्न कब फाइल करी है। पीरियोडिक रिटर्न यानी कि या तो वो मंथली करेगा या क्वार्टरली करेगा, या तो वो डेट, अगर वो भी नहीं पता तो दूसरा किस दिन उस बंदे ने टैक्स दिया। ठीक है, या तो उसकी पीरियोडिकल रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं, या फिर उसने टैक्स कब पे किया है, उसके अकॉर्डिंगली दोनों में से जो भी पहले होगा, जो आपको पता होगा, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई। बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अब जो सारी चीज़ें हमने गुड्स के ऊपर की, वही सारी हमने सर्विसेज के ऊपर करनी है। अब सर्विस वाले पे आ जाओ। सेम देखो वही है, नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर और बचे खुचे। सीधा एग्जाम्पल कर लें बच्चे इनके। एग्जाम्पल पे आ जाओ। मिस्टर एक्स सर्विसेज दे रहे हैं वाई को, तो एक्स कौन हो गया? सप्लायर, वाई रिसीवर। सर्विस ले रहे हैं 30,000 रुपये की, इनवॉइस इशू कर रहे हैं 20 तारीख को। ठीक है, जब हमें कुछ नहीं कह रहा तो हम मानेंगे कि ये नॉर्मल या फॉरवर्ड चार्ज है। जब कुछ नहीं कह रहा तो माना जाएगा फॉरवर्ड चार्ज है। अगर वो कहे कि सप्लायर नहीं दे रहा, रिसिपिएंट दे रहा है, तो आपने रिवर्स चार्ज मानना है। कुछ नहीं कह रहा तो नॉर्मल चार्ज,
यानी कि 20 तारीख को हमने बिल इशू कर दिया, तो अभी तक टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? 20 तारीख। पेमेंट फॉर द सेम, ये जो 30,000 रुपये की पेमेंट थी इसी दिन रिसीव हो गई 20 तारीख को ही, तो अर्लियर का तो मतलब ही नहीं, दोनों सेम है। अब तक टाइम ऑफ सप्लाई क्या चल रहा है आपका? 20। लेकिन आगे अगर हम पढ़े, पेमेंट फॉर द सेम वाज रिसीव्ड, मैंने यहाँ तक छोड़ दिया था। आगे अगर इस लाइन को पूरा पढ़े, ये पेमेंट आपको रिसीव हुई है 1 फरवरी को। तो अब पहला पॉइंट आपके पास इनवॉइस का भी इशू हुआ, दूसरा हमारी एक्चुअल सप्लाई, और तीसरा हमारा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। सबसे पहले गुड सप्लाई हुई 1 तारीख को और बिल की डेट है 20। 1 और 20 में से पहले कौन सा है? 20। ठीक है, उसके बाद आपने बिल इशू किया और आपके पास सप्लाई आ गई। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक तो आपकी पेमेंट रिसीव हुई, दूसरा आपने बिल इशू किया। लेकिन हम यहाँ बात गुड्स की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात सर्विसेज की कर रहे हैं। और सर्विसेज जिस दिन कंज्यूम होंगे उसी दिन तो टैक्स लगाओगे। तो सर्विस का आपने बिल दिया 20 को, पेमेंट आई 1 फरवरी को, दोनों में से पहले कौन सा है? 20 जनवरी। तो टाइम ऑफ सप्लाई 20 जनवरी। चलो, अब जो हमारा बिल है देखो, वो कब तक कट जाना चाहिए था? हमें नहीं पता, क्योंकि रिवर्स चार्ज नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ तब तक हो जाना चाहिए था जब आप गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, या तो उस टाइम तक या उससे पहले कट जाना चाहिए था। आगे आ जाओ, एग्जाम्पल नेक्स्ट है, एक्स अपनी सर्विसेज दे रहा है वाई को, ठीक है, उसकी डिटेल्स आगे हमें दी जा रही हैं, वही 30,000 रुपये की सर्विस है। अब देखो यहाँ पे इनवॉइस इशू किया 22 दिसंबर को, इररेलेवेंट वर्ड अभी छोड़ दो। बिल इशू किया 22 को, सर्विसेज हमने दी 15 को। अगर हमारा ये नॉर्मल होता तो ठीक था। अब हम देख रहे हैं 15 को हमने सर्विसेज दी, पेमेंट आई है 16 नवंबर को। अब बताओ बच्चे, तीनों में से सबसे पहले, बस लमसम देख लो, तीनों में सबसे पहले क्या है? 15 तारीख। 15 तारीख। अगर हम 30 दिन वाला प्रोविज़न भी लेके चलें, तो जिस दिन हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम कब दे रहे हैं? 15 नवंबर को। तो 30 दिन के अंदर बिल इशू हो जाना चाहिए। 15 नवंबर से 30 दिन आगे लगाओ, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक बिल इशू हो जाना चाहिए था। बिल इशू हुआ उसके 7 दिन बाद, तो हम इशू की डेट तो ले ही नहीं सकते, गलत है ये डेट। तो अब सेकंड और थर्ड पॉइंट में पहले कौन सा है, 15 या 16? 15। तो टाइम ऑफ सप्लाई 15 नवंबर। चलो आगे आ जाओ फिर। उसके बाद ये कह रहा है कि रिवर्स चार्ज की अब हम बात कर रहे हैं। जब हम रिवर्स चार्ज को लेके चलेंगे तो इसका मतलब रिसिपिएंट टैक्स देगा। तो या तो रिसिपिएंट की बुक्स में उसने उन गुड्स या सर्विसेज की एंट्री कर ली हो, नहीं करी हो तो उसके भाई बैंक से पैसे कट जाएंगे। उसने बैंक में लिखा होगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा कि इस दिन बैंक से कट गए। दूसरा ऑप्शन, उसके बैंक से कटने का मैसेज किस दिन आया, दोनों में से जो भी पहले है। या फिर जिस दिन भी इनवॉइस इशू किया था सप्लायर ने तो दे दिया, लेकिन वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं था, टैक्स देंगे हम रिसिपिएंट। तो 60 दिन के अंदर अंदर जो भी डेट, इन तीनों में सबसे पहले सीधा एग्जाम्पल पे आओ, XYZ था, इन्होंने सर्विस ली एक डायरेक्टर की, मिस्टर एक्स की, ठीक है। सप्लायर हो गया कौन बच्चे? सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है बच्चे? एक्स तो सर्विस देगा ना, और सर्विस ले कौन रहा है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ले रहे। तो XYZ रिसिपिएंट, सप्लायर हो गया एक्स, ठीक है भाई। डायरेक्टर है वो तो इंडिपेंडेंट है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो टैक्स कौन देगा? XYZ, जो कि सर्विसेज ले रहे हैं। सर्विस का अमाउंट था 1 लाख रुपए 15 जनवरी को, यानी कि आपने 15 जनवरी को सर्विसेज रिसीव कर ली। आगे, इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन 1 फरवरी, आपने 1 तारीख को इनवॉइस इशू किया, ठीक है। फिर इन्होंने पेमेंट की 1 मई को। तो पहला पॉइंट लेके चलो, डेट ऑफ सर्विसेज कंज्यूम्ड, किस दिन कंज्यूम की? 15 जनवरी। 15 जनवरी को।
ठीक है। अब 15 जनवरी से आगे आप लेके चलो, आपको इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। 8 दिन के अंदर। अब 60 दिन लेके चलो, 15 जनवरी से आगे 60 दिन लेके चलो। 15 मार्च। 15 मार्च। ठीक है, लेकिन आगे इसने कहा है कि इसने जो इनवॉइस इशू किया 15 मार्च तक कर देना चाहिए था, ठीक है। हाँ। लेकिन इसने रेज किया 1 फरवरी को। अब आपने डेट कौन सी लेनी है? 60 दिन के बाद वाली। 1 मई से आगे 60 दिन निकालो, ओ सॉरी 1 फरवरी से 28 दिन फरवरी के प्लस 31 दिन मार्च के, कितने हो गए? 59। आगे एक्सटेंड करो इसको, इसने तो 60 डेज का टाइम बोला हुआ है ना, जब हम रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं सर्विसेज के केस में। तो इनवॉइस इशू करने के 60 दिन के बाद, इनवॉइस इशू करने के 60 डेज के बाद आपके पास जो डेट आती है दैट इज 2 अप्रैल। अब आपके पास जो टाइम आया वो आया 2 अप्रैल, जिस दिन आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, या आपके इनवॉइस की डेट के 60 दिन बाद रिसिपिएंट उसका टैक्स पे करेगा। गुड्स का केस है तो 30 डेज, सर्विसेज का केस है तो 60 डेज। नॉर्मल चार्ज है, अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो आपको 30-60 नहीं लेना। अगर आप रिवर्स चार्ज की बात करते हो तो आपको 30-60 कंसीडर करके चलना है। सर्विसेज है, रिसिपिएंट पे करेगा, तो रिसिपिएंट जब सर्विसेज को ले लेगा और अगर सप्लायर ने उसको बिल दिया है तो उस बिल के 60 दिन के बाद रिसिपिएंट उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान के उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। 1 फरवरी को एक्स ने, जो कि सप्लायर है, बिल इशू कर दिया, ठीक है, हमने उसके 60 दिन बाद का टाइम लिया, दैट इज 2 अप्रैल। फिर कंपनी ने पेमेंट दी है सप्लायर को 1 मई को। दोनों में से जो पहले है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। पहले क्या है, 2 अप्रैल या 1 मई? 2 अप्रैल। 2 अप्रैल। उसके बाद ये कह रहा है कुछ अदर कंडीशंस आती हैं हमारे पास। चलो अदर कंडीशंस की बात करते हैं। अदर कंडीशन में फिर से वही वाउचर्स। वाउचर का आपको पता है, या तो जिस दिन इशू किया या फिर जिस दिन किसी ने कंज्यूम किया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पे आ जाओ। 20 फरवरी को एक क्लब सैलून ने इशू किए हैं हेयर कट के कूपन्स मिस्टर एक्स को, मिसिस एक्स को, सॉरी मिसिस एक्स ने उसको यूज़ कर लिया 2 जनवरी को। तो हमें तो डेट पता है ना, 2 जनवरी को यूज़ कर लिया, इसका मतलब टाइम ऑफ सप्लाई 2 जनवरी। अगर 2 जनवरी नहीं दिया होता तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, तो बचे टाइम ऑफ सप्लाई 20 दिसंबर, जिस दिन आपने वाउचर इशू किया। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। चलो आगे करते हैं हम। वाउचर्स के भी हो गए। रेजिडुअल प्रोविजंस, अगर हमें कुछ नहीं पता, कोई डेट मेंशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? या तो जिस दिन हमने रिटर्न फाइल की या फिर जिस दिन हमने टैक्स दिया, दोनों में से जो भी पहले है। उसके पास पहले रिटर्न ही फाइल करते हैं ना, टैक्स तो बाद में देते हैं। हाँ, पहले रिटर्न फाइल करते हैं, बाद में टैक्स देते हैं। तो पहले डेट आएगी रिटर्न की, उस दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ये तब मानेंगे जब हमारे पास और कोई भी डिटेल नहीं है, ना तो इनवॉइस है, ना रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेट है, ना हमें सप्लाई की पता, ना हमें ये पता सप्लायर या रिसिपिएंट ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब लिखा, ना हमें ये पता कि हमारे बैंक से पैसे कब क्रेडिट और डेबिट हो, हमें कुछ नहीं पता। अब बात आती है अदर केसेस की, यानी कि एडवांस की। अब बच्चे बताओ, ये अभी करना है कल करना है? ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपने बेसिक किया है टाइम ऑफ सप्लाई का, बाकी हम कल करेंगे और कल ये कंप्लीट हो जाएगा।